ठीक है। आज समरी इसे नहीं करवा रहा हूँ कि अगर आपको समरी मिल जाती है बाय द वे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और समरी नहीं मिलती है तो कल मैं आपको आते ही समरी पहले स्टडी करवाऊंगा। नाउ आवर सेकंड चैप्टर, मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक में आएंगे। एंड सेकंड चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल दिया है हमारे यहाँ पे, स्प्रिंग में होता है बसंत, और अपने जीवन का जो बसंत है, अपने जीवन का बसंत है उसे मानते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज द स्प्रिंग ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। बचपन को सबसे अच्छा माना गया है, जितने भी फिलोसोफर हुए हैं अकॉर्डिंग टू देम, बचपन। और इसमें नीचे एक लाइन और लिखी है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो जिसका लॉस्टनेस खो गया और स्प्रिंगनेस बसंत है, जिसका बसंत खो गया मीन से जिसका चाइल्डहुड चोरी हो गया, बचपन चोरी हो गया, तो उसका स्प्रिंग लॉस्ट हो गया, उसका बसंत खो गया। अगर बचपन की जो चीजें उसे ना मिली हो, ठीक है। तो ये स्टोरी क्या कहना चाहती है? दिस स्टोरी रिवील्स a lifestyle of a rare picker। कचरा बीनने वाले बच्चों के जीवन के बारे में ये कहानी हमें बहुत कुछ बताती है। और जो हमारे चैप्टर की राइटर हैं अनीश जंग, चैप्टर की राइटर हैं अनीश जंग, ये हमें ऐसे लोगों से रूबरू करवाती हैं, ऐसे लोगों से हमें मिलाते हैं जो लोग पूरे जिंदगी भर कचरा बीनने में और नंगे पांव घूमने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो कहानी हमारी स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मैं राइटर के बारे में बताता हूँ। राइटर जो है हमारा अबाउट द ऑथर हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, अनीश जंग 1964 अनीश जंग was born in राउरकेला। राउरकेला में इनका जन्म हुआ था and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। और इसने अपना बचपन और अपने युवा अवस्था दोनों हैदराबाद में बिताई थी। हैदराबाद, ठीक है। She received her education in हैदराबाद। उसने अपनी शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हैदराबाद के बाद में यूएसए में इसने एजुकेशन करी। Her parents were both writers। उसके माता पिता दोनों ही राइटर थे, लेखक थे दोनों के दोनों, ठीक है। अनीश जंग began her career as a writer in India। यूएसए से इन्होंने अपनी स्टडी करने के बाद अपना राइटर का कैरियर स्टार्ट किया। कहाँ से? अपने नेटिव कंट्री इंडिया से इन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की। सी हैज बीन एन एडिटर, वो एक संपादक भी रहे। एंड कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट होते हैं जो संपादकीय कॉलम में लिखते हैं। आपने देखा हो हमारे न्यूज़पेपर में डेली एक पेज आता है लेफ्ट हैंड को, जिस पेज में लोग अपने अपनी जो व्यूज होते हैं वो हमारे सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर अपने व्यू देते हैं। उन व्यूज को हम पढ़ते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इस लॉकडाउन के दौर में कैसी होनी चाहिए, इस लॉकडाउन के दौर में जो एजुकेशन जो सफरिंग कर रही है उसके क्या सॉल्यूशन होने चाहिए।
ऐसी बातें वो अपनी पूरी लिखते हैं, सलाह भी देते हैं और गाइड भी करते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। कोई कुछ कह देता है उस बात को पूरा उसके ऊपर वो एनालिसिस करके लिखते हैं। वो पेज आता है जो आता है एडिटोरियल पेज आता है, एडिटर्स का पेज आता है। तो इन्होंने कॉलमिस्ट का काम भी किया, उस कॉलम में ये लिखा करती थी। फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं इनके लिए वो कॉलम में लिखने का काम भी इसने किया है। ठीक है, इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में भी और बाहर भी, अब्रॉड। आवाज कम आ रही है, क्या बात है, आवाज कम आ रही है? बहुत शिकायतें आ रही आवाज कम आने की। जोर से बोलता हूं तो नेक्स्ट क्लास है वो डिस्टर्ब होती है उधर वाली। एक मिनट में मैं कुछ चेक करता हूं। चलिए देखते हैं आवाज कम कैसे आ रही है। ओके, कम। तो इन्होंने इंडिया में भी और बाहर भी इन्होंने न्यूज़पेपर के लिए कॉलमिस्ट का काम किया और एडिटर का काम किया। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और अनीश चंद ने बहुत सी किताबों को भी लिखा। ये बहुत सी किताबों की भी राइटर रही है अनीश चंद। ओके, द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और प्रस्तुत अंश है जो उसकी किताब जिसका कि नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये पूरी बुक का नाम है जिसमें से ये एक अपना चैप्टर लिया है, एक यानी घटना ली है ओनली, बाकी उसमें और है। ठीक है, तो लंबी चौड़ी उसमें बातें लिखी हुई है जिसमें से एक पार्ट लेकर के हमारा चैप्टर बना दिया है। ये बुक का नाम है उनका। हियर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, और यहाँ पर वो विश्लेषण करती है ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग उसका है पीसने वाली, पीस देने वाली गरीबी का विश्लेषण करती है। एंड ट्रेडिशंस, और परंपराओं का विश्लेषण करती है जो इंसान को पीस के रख दे, मीन्स इंसान को बिल्कुल जमीन पे लाके रख दे, ऐसी परंपराओं और ऐसी गरीबी के बारे में वो हमारे इस चैप्टर में विश्लेषण करती है। विच कंडम द चिल्ड्रन टू a life of exploitation, जो परिस्थितियां, जो रिवाज, रीति रिवाज और जो गरीबी इन बच्चों को बना देती है तो a life of exploitation, एक शोषण भरी जिंदगी जीने के लिए। तो ये परिस्थितियां बनती है, हमारी परंपराएं हैं और ये हमारी गरीबी है जो इतनी हद तक बढ़ गई है कि इन बच्चों को ऐसी घटिया जिंदगी जीने पे मजबूर कर देती है। एक्सप्लॉयटेशन का शोषण, ठीक है, इन बच्चों का शोषण होता है और ये ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशंस एंड द ट्रेडिशंस, परिवार की स्थिति और परंपराएं, जो रीति रिवाज बने हुए हैं। हर जाति, हर समुदाय के अपने अपने रिवाज बने होते हैं, अकॉर्डिंग टू देम हमें भी रहना पड़ता है। ओके, नाउ come to the main text. Sometimes I find a rupee in the garbage. कई बार मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। यहाँ पे रुपए का मतलब आप करंट मनी से मत लगाना कि रुपया है, बीच में गोल्ड भी करेगा कि गोल्ड की तलाश में ये इस कचरे को खोजबीन में लगे रहते हैं। नहीं, यहाँ पे मेन मकसद है कि अपनी आजीविका कमाने के लिए कचरे में से आर्टिकल्स ढूंढते हैं और उनको बेच करके पैसा बनाते हैं लोग। ठीक है, तो कई बार मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। ये बात कौन कहता है? हमारी जो चैप्टर है इसका हीरो एक लड़के को मानते हैं हम, छोटा लड़का है जो कचरा बीनने वाला काम करता है और लेखिका उससे मिलती है। वो कहता है कभी कभार मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है।
वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, तुम ये क्यों करते हो? वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। whom I encounter every morning, जिसको मैं हर सुबह आमने सामने मिलती हूँ। आमने सामने मिलती हूँ, यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारे सामने, एनकाउंटर। एनकाउंटर, यहाँ पे वर्ड आया है एनकाउंटर। एनकाउंटर मीन्स होता है फेस टू फेस, फेस टू फेस, मीटिंग फेस टू फेस, एनकाउंटर। और हम लोगों ने इस एनकाउंटर वर्ड को इतना यानी नैरो मीनिंग वाला वर्ड बना दिया है कि एनकाउंटर वर्ड सुनते ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी XYZ अपने हाथ को यूं बढ़ा लेता है, लाइक ए पिस्तौल, ऐसे बनाता है आपको एनकाउंटर। नहीं, एनकाउंटर का नाम ओनली एक ही सुनते हैं कि भाई किसी को गोली मारने को एनकाउंटर कहते हैं। नहीं, एनकाउंटर उसका आमने सामने मिलना। जैसे डेली हम अपने घर से निकले और उसी समय न्यूज़पेपर वाला भी डेली हमारे सामने से निकल के जाए, दैट सिचुएशन इज एनकाउंटर। ओके, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। हम घर से निकले डेली डेली उसी समय कोई और भी हमारे सामने से निकलता हो, दो सिचुएशन आर द एनकाउंटर, ध्यान दें। तो मैं साहिब से पूछती हूँ कि तुम ये काम क्यों करते हो? हूँ, जिसको कि आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह मिलती हूँ, आमने सामने मिलती हूँ। स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माय नेबरहुड। स्क्रॉन्गिंग, खोजबीन करते हुए, तलाश करते हुए, फॉर गोल्ड, सोने की, इन द गार्बेज, कचरे में, गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में, ऑफ माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। तो मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में जिसको मैं सोने की तलाश करते हुए अपने हाथ मारते हुए देखती हूँ और मिलती हूँ, उस साहिब से मैंने पूछा कि तुम ये क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सैट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो घर उसके ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में स्थित थे। तो साहिब ने बहुत समय पहले अपने घर छोड़ दिया था और वो घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में स्थित थे। ढाका जानते हो? तो ढाका बांग्लादेश में है, ढाका, ठीक है। His name is not even, his home is not even a distant memory, और उसका घर अब उसकी बिल्कुल भी याद में नहीं है। उसकी याद में अब उसका घर बिल्कुल भी नहीं है, भूल चुका है अपने घर के बारे में सब कुछ। There were many storms that swept away their fields and homes, वहाँ पर बहुत से तूफान आए जो swept away their fields and homes, जिन तूफानों ने उनके घरों और उनके खेतों को बहा दिया। घर और खेत बह गए तूफान में। तो आपको पता है तूफान किसके आए होंगे? पानी के साथ तूफान आए होंगे, तो बार बार बाढ़ आई होगी वहां पे, इसीलिए तो खेत बह गए, ठीक है। His mother tells him, उसकी माँ उसे बताती है। ये सारी बातें किसने बताई? उसकी माँ ने साहिब को बताई कि हमारे खेत हुआ करते थे, घर हुआ करता था, वो सारे तूफान से खत्म हो गए। That is why they left, और इसी वजह से उन्होंने अपनी जगह छोड़ी थी। Looking for gold in the big city, सोने की तलाश में बड़े शहरों में ये लोग निकल पड़े वहां से। Where he now lives, जहां पर वो अब रहता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो कचरा बीनने वाले लोग हैं या जो घुमक्कड़ लोग हैं, ये सिटीज में जाकर के ज्यादा बसते हैं, क्योंकि वहां पर ये कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर लेते हैं और खाने का जुगाड़ कर लेते हैं।
तो बड़े शहरों में जाकर के ये लोग रहने लग गए हैं। और ये लोग जो हम बात कर रहे हैं, ये साहिब का परिवार, ये कहाँ रहता है? ये दिल्ली की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है दिल्ली का, उसके ऊपर ये लोग रहते हैं। दिल्ली और यूपी बॉर्डर के ऊपर रहते हैं लोग, जो आज तो बहुत डेवलप्ड हो गए हैं ये लोग। अकॉर्डिंग टू देम डेवलप्ड कहेंगे हम, हमारे अनुसार डेवलप नहीं कहेंगे हम, इनके अनुसार आज ये बहुत अच्छे हैं। इनके मकान भी पक्के बनने लग गए हैं, इनको राशन कार्ड भी बन गए, इनके स्ट्रीट लाइट भी लग गई है, और सड़कें भी बन गई है, पानी की व्यवस्था भी हो गई है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ऑफ ये इंट्रूडर्स थे, घुसपैठिए थे, और बिना परमिशन के ये लोग हमारे इंडिया में एंट्री करके आए थे, बिना परमिशन के। इसलिए इन लोगों के लिए हम फैसिलिटी क्यों करेंगे? बात वो थी। ठीक है, देखते हैं आगे। I have nothing else to do, he mutters looking away. अब ये क्वेश्चन की बात है जो शुरू में इसने बात पूछी है, कौन सी? Why do you do this? तुम ये काम क्यों करते हो? जब ये पूछा था उसका आंसर ये है, I have nothing else to do. मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। He mutters, वो बड़बड़ाते हुए उत्तर देता है। Looking away, दूर देखते हुए बड़बड़ाते हुए उत्तर देता है कि मेरे पास करने को और कोई काम नहीं है। Go to school, I say glibly. Glibly means जल्दबाजी में मैंने, या जल्दी में मैंने, बिना सोचे समझे, glibly में बिना सोचे समझे जल्दबाजी, मैंने उसे कह दिया go to school, स्कूल जाओ। उसने कहा मेरे पास काम नहीं है तो स्कूल जाओ। बिना सोचे समझे इसने जल्दबाजी में बोल दिया। Realizing immediately how hollow the advice must sound, और जो ही इसने कहा कि स्कूल जाओ, तुरंत ही ये रियलाइज कर गई थी, महसूस करते हुए तुरंत ही, how hollow, कितनी खोखली उसकी ये सलाह थी, मस्ट साउंड लग रही थी, यानी तुरंत ही उसने महसूस कर लिया कि मेरी सलाह कितनी खोखली थी। हालांकि मैं बोल तो गई, लेकिन मेरी जो एडवाइस है ये बिल्कुल खोखली एडवाइस थी, बिल्कुल गलत जगह पे मैंने ये सलाह दे दी थी। तो खुद भी रियलाइज कर चुकी थी इस बात को लेखिका। There is no school in my neighborhood. तो लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। When they build one, I will go. जब वो लोग कोई स्कूल बना देंगे तो मैं जाऊंगा, लड़के ने कहा। क्यों? कोई भी अथॉरिटी है, स्कूल बना देगी मेरे पड़ोस में तो मैं जरूर जाऊंगा, ये लड़के ने कहा। इसके बाद लेखिका बोलती है, If I start a school, will you come? तो लेखिका बोलती है, क्या मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? लेखिका बोलती है, अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? ये पूछ लिया उससे। I ask half joking, मैं उससे आधा मजाक करती हुई पूछती हूँ कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? Yes, he said, smiling broadly. और वो खुल करके मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं जरूर आऊंगा। कारण उस बच्चे को पता नहीं है कि ये मजाक कर रही है या ऐसे ही बोल रही है, वो उसको हकीकत मान लेता है और वो खुल करके मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर आऊंगा अगर आप इसको खोलेंगे तो। A few days later, कुछ दिनों बाद, I see him running up to me, मैंने उसे मेरी ओर दौड़ कर आते हुए देखा। कुछ दिनों बाद जब लेखिका दिखाई दी तो वो दौड़ते हुए इसकी तरफ आया और इसकी तरफ आया और आते ही क्या बोला, Is your school ready? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? ये क्वेश्चन उसने किया, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? आते ही बच्चे ने पूछा। तो लेखिका के पास क्या जवाब था? यहाँ पे हमें एक चीज नोट करनी है या ध्यान देना है कि किसी भी व्यक्ति को जो हमसे
इकोनॉमिकली कमजोर हो, आर्थिक रूप से हमसे कमजोर व्यक्ति को हम बड़ी सलाह ना दें या उनको बड़े सपने ना दिखाएं, और अगर सपने दिखाएं तो वही सपने दिखाएं जिन सपनों में हम उनको मदद कर सकें। इफ वी वांट टू हेल्प देम, अगर हम उन्हें मदद करना चाहते हैं तो ही उन्हें ऐसी बातें हम कहें, अदरवाइज खोखली सलाह कमजोर व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे उसकी जो बैलेंस है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो इस बच्चे ने कहा कि आपकी स्कूल बन गई, तो इस पे लेखिका ने क्या कहा, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्ब्रेस्ड। और मैंने उससे कहा कि एक स्कूल बनने में समय लगता है, एक स्कूल बनने में समय लगता है, ये मैंने कहा। आई से एम्ब्रेस्ड मीन से हिचकिचाते हुए या शर्मिंदगी महसूस करते हुए मैंने उसे कहा। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमाइस दैट वाज नॉट मीट, इस बात पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए कि एक ऐसा वादा मैंने किया था जिसका कोई मतलब नहीं था। एक ऐसा वादा किए जाने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई जिस वादे का कोई अर्थ नहीं था। तो इसने एक ही बात बोल दी कि स्कूल बनने में काफी समय लगता है। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन promises like mine, मेरे जैसे वादे, लेकिन मेरे जैसे वादे abound in every corner, उसके जीवन के हर कोने में भरे पड़े हैं। abound means बड़ी मात्रा में है, उसके जीवन के हर कोने में of his bleak world है। bleak means नीरस, सूना, आइसोलेट। उसके इस नीरस जीवन के हर कोने में मेरे जैसे वादे भरे पड़े हैं। इनसे हर कोई उनसे ऐसे वादे करता रहा है, तो मैंने कोई आज पहली बार ऐसा काम नहीं किया था। After months of knowing him, कई महीनों तक उसे जानने के बाद, क्यों लगातार मिलना बैठना होता, तो कई महीनों तक उसे जानने के बाद I asked him his name, मैंने उसे उसका नाम पूछा। नाम पूछा इसने कि भाई अपना नाम क्या है बताइए, तो उसने नाम क्या बताया, साहिब ए आलम ही अनाउंसेस। तो वो कहता है कि साहिब ए आलम मेरा नाम है। उस बच्चे का नाम था साहिब ए आलम, उसका नाम था। ओके, he does not know what it means, वो नहीं जानता है इसका मतलब क्या है। नाम तो साहिब ए आलम है, बट उसका मतलब क्या है नाम का वो नहीं जानता है। ओके, if he knew its meaning, अगर वो इसका जानता, नाम का अर्थ क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का मालिक, इस ब्रह्मांड का देवता, इस ब्रह्मांड का भगवान, उसके नाम का अर्थ था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। साहिब आलम का मतलब होता है, उसे अपने नाम का मीनिंग पता नहीं था। He would have a hard time believing it, और शायद वो इसमें विश्वास मुश्किल से कर पाता, मुश्किल से विश्वास करेगा वो कि मेरे नाम का मीनिंग ये है, बिलीव भी नहीं करेगा। ओके, unaware of what his name represents, अनभिज्ञ, unaware, don't know about that, of what his name represents, कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम क्या शो करता है, इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ। He roams the streets with his friends, वो अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमते रहता है। तो अपने नाम की मीनिंग को जाने बिना वो अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमते रहता है। एंड लिसन,
एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक पूरी सेना नंगे पैर वाले बच्चों की। तो टोटल जो बच्चे होते हैं कचरा बीनने वाले, सभी नंगे पांव घूमते हैं, उनके साथ ये भी घूमता है। Who appear like the morning birds, जो बच्चे सुबह के पक्षियों की भांति प्रकट होते हैं, and disappear at noon, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। पक्षी सुबह सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं और अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, और दोपहर होने पर, धूप होने पर अपने घरों में या घोंसलों में वापस लौट आते हैं। ऐसे बच्चे सुबह सुबह निकलते हैं कॉलोनी के हर उस पॉइंट पे जहाँ पे कचरा डाला जाता है, ये सर्च करते हैं और बाद में अपने घर चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, तो महीनों बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई थी। हर बच्चे को वो पहचानने लग गई थी, महीनों तक उनके साथ रही, बोली, बात करी, तो पहचान हो गई थी। Why aren't you wearing chappals? I asked one. तो मैंने उनमें से एक लड़के से पूछा कि तुम चप्पल क्यों पहने हुए नहीं हो, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? मैंने एक लड़के से पूछा। My mother did not bring them down from the shelf. तो बच्चे ने क्या कहा? मेरी माँ शेल्फ से उन्हें नीचे उतार कर नहीं देती है। शेल्फ जानते हैं? अपने मकान में वो जगह जिसके ऊपर हम एक्स्ट्रा सामान को रखते हैं, अलमारी वगैरह के ऊपर की जगह, जैसे गेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा जगह बनाई जाती है, या फिर रूम के किसी एक दीवार में एक्स्ट्रा जगह बनाई जाती है, जिनको हम अपनी साधारण भाषा में ताक बोलते हैं। ताक, ठीक है, ताक पर रखना। ओके, तो शेल्फ से नीचे उतार के ही नहीं देती है मेरी माँ चप्पल्स को, ये उसने उत्तर दिया। He answers simply, उसने सामान्य सा उत्तर दिया, मेरी माँ उतार के ही नहीं देती है। ठीक है, even if she did, he will throw them off, adds another. जब उसने कहा कि मेरी माँ ताक से उतार के देती ही नहीं है चप्पलों को, तो एक दूसरा लड़का बोलता है उसी वक्त, क्या बोलता है? Even if she did, अगर वो उतार कर दे भी दे, he will throw them off, तो वो उन्हें फेंक देगा। अगर उसकी माँ उतार कर भी दे दे उसको, तो भी वो उन्हें फेंक देगा। Adds another, एक दूसरा लड़का बोलता है, who is wearing shoes, जिस लड़के ने खुद ने जूते पहन रखे थे। तो एक लड़के ने खुद ने जूते पहन रखे थे, वो बोला बीच में कि अगर इसकी माँ इसको दे भी दे तो भी ये उनको फेंक देगा, मीठू से इनको आदत नहीं है चप्पल पहनने की। तो ये जो लड़के ने जूते पहने हुए थे, that do not match, तो जो जूते उस लड़के ने पहने हुए थे वो आपस में मिलते नहीं थे। do not match, मिलते ही नहीं थे जूते आपस में। ओके, when I comment on it, और जब ये जूते मिलते नहीं थे, इस बात के ऊपर जब लेखिका ने टिप्पणी की, जब मैंने इन जूतों पर टिप्पणी की, कमेंट किया कि भाई ये दोनों मिलते क्यों नहीं है, तो he shuffles his feet and says nothing, तो shuffles अपने पैरों को जमीन पर घसीटता है और बोलता कुछ नहीं है। आंसरलेस हो जाता है, कारण ड्यू टू द shame, शर्म के मारे, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। ओके, तो शर्म के मारे वो अपने पैरों को घसीटता है और बोलता कुछ नहीं। I want shoes, says a third boy, तभी एक तीसरा लड़का बोलता है कि मुझे जूते चाहिए, मुझे जूतों की आवश्यकता है। एक तीसरा लड़का बोला, थर्ड boy, who has never owned a pair all his life, जिस लड़के ने अपने पूरे जीवन में जूतों का एक जोड़ा कभी नहीं प्राप्त किया था। ऑन मींस मालिक होना, एक जूतों के जोड़े का मालिक कभी नहीं बना था लड़का, उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए, बीच में बोला वो भी। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में
यात्रा करने के दौरान या पूरे देश में घूमने के दौरान I have seen children walking barefoot. मैंने बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा, या मैं देख चुकी हूँ कि बहुत बच्चे नंगे पांव घूमते हैं, ये मैंने देखा। In cities, in village roads, शहरों में, गांव के सड़कों पर मैंने देखा। It is not lack of money. तो ये नंगे पांव जो बच्चे घूमते हैं गांव के सड़कों पे, शहरों में, इसके पीछे इसने सर्च किया लेखिका ने, तो पता चला क्या कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, ये पैसे की कमी की वजह से बच्चे नंगे पांव घूमते हैं, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, एक परंपरा है नंगे पांव रहने की, ऐसी इनकी परंपरा है कि ये नंगे पांव रहते हैं। ठीक है, ये इसने सर्च किया। एज एंड एक्सप्लेनेशन, ये एक व्याख्या है, यानी ये एक बताई हुई बात है कि हमारी परंपरा है कि हम नंगे पांव रहते हैं, अदरवाइज इतना पैसा वो जुगाड़ कर लेते हैं खाना वाना खाने का, तो जूते चप्पल भी ला सकते हैं, बहुत महंगी चीज नहीं है। और वैसे भी मोस्टली जूते चप्पल भी कचरे में ऐसे मिल जाते हैं जिनको हम इजीली यूज कर सकते हैं, अगर बिल्कुल ना हो उनके लिए तो वो ठीक होता है, फिर भी ये यूज करते ही नहीं है, ऐसी की परंपरा बनी है। ओके, चलते हैं। तो परंपरा है कि ये एक व्याख्या है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज ऑफ एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, पर मुझे इस पर आश्चर्य होता है। आई वंडर, मैं आश्चर्य करती हूँ इस बात पे, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि कहीं ये एक क्या कहें इसको, एक तरीका तो नहीं है बचाव करने का, एक्सक्यूज, अपने आप को बचाने का एक तरीका तो नहीं है। टू एक्सप्लेन अवे, टू एक्सप्लेन अवे, व्याख्या करने के लिए, कि क्या कहीं ये अपने आप का बचाव करने का एक तरीका तो नहीं है, इस बात की व्याख्या करने के लिए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल स्टेट बहुत ही गहरी स्थिति, यानी खत्म कर देने वाली, पीस देने वाली स्थिति ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की। तो गरीबी की एक हमेशा चलती रहने वाली स्थिति से अपने आप को बचाने या बहाना बनाने का ये कोई व्याख्या तो नहीं है। इस बात की मुझे आश्चर्य होती है कि ये लोग अपनी गरीबी की चरम जो सीमा है, उस चरम सीमा को छुपाने का कोई बहाना तो नहीं लगा रहे हैं कि हमारी परंपरा है नंगे पांव रहने की, ये कह करके कि नंगे पांव रहना हमारी परंपरा है, ये कह करके कहीं ये अपनी स्थायी गरीबी जो है, परपेचुअल स्टेट है, लंबे समय से चली आ रही स्थिति जो गरीबी की है, उसे छुपाने का बहाना तो नहीं बना रहे हैं, ये कह करके ऐसा मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई कहता है सपो दैट, हमें कोई कहता है कि चलो एक आज 5 स्टार होटल में खाना खा के आते हैं और आपको मैं खाना खिलाऊंगा, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति शर्म के मारे हमसे कहते ही नहीं, मैं ऐसा खाना खाता ही नहीं हूँ, मैंने ऐसा बना रखा है, मैं साधारण खाना ही खाता हूँ। क्यों? असाधारण खाना खाने में दिक्कत कहाँ आ रही है? बट हो सकता है वो अपनी शर्म को छुपाने के लिए एक्सक्यूज कर जाएगी। सेम लाइक दिस, इन लोगों ने कहा कि हमारी परंपरा है नंगे पांव रहने की, हो सकता है ये अपनी स्थायी गरीबी को छुपाने का बहाना बनाते हो, ऐसा उसको आश्चर्य हो। ये हमने जो आज चैप्टर स्टडी किया है, इसकी जो हार्ड मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग्स को आप लोग, डिफिकल्ट वर्ड्स को आज सर्च करेंगे कौन कौन से हैं, उनकी स्टडी करेंगे, और कल आगे हम स्टडी करेंगे। समरी की बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, सभी बच्चे लोग सुनेंगे कि समरी जो हमने कही है वो समरी आज आपको अवेल हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, सभी लोग उसे अपने पास लिखेंगे एज ए होमवर्क, फिर नोट रखेंगे अपनी, और समरी को अच्छी तरह से अपने पास रखेंगे।
और अगर समय आज आपको अवेल नहीं होती है तो टुमारो वी विल समराइज आवर फर्स्ट चैप्टर in the beginning of the class. After then we will study next.